अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं थायराइड डिसऑर्डर्स में हम वो कौन सी जांचें करवाएं जिससे हम थायराइड की डिजीज़ेस को आइडेंटिफाई कर पाएं और डायग्नोस कर पाएं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म देखा है। इसके बाद अगर कोई थायराइड डिसऑर्डर देखा है तो वो है हाइपरथायराइडिज्म। जैसा कि आप जानते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है और हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों के ही अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। आज का ये वीडियो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स या मैनिफेस्टेशन बताने के लिए नहीं दे रहा हूं मैं, बल्कि आज का जो हम वीडियो दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि डॉक्टर्स थायराइड डिसऑर्डर्स को कैसे पहचानें। जो भी मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट हैं या जो बिगिनर्स हैं या और भी जो भी क्लिनिशियन हैं, और अगर वो ये जानना चाहते हैं कि थायराइड के डिसऑर्डर्स को पहचानने के लिए कौन कौन सी जांचें कराई जाएं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले कोई भी थायराइड डिसऑर्डर अगर आपको डायग्नोस करना है तो उसके लिए एक थायराइड प्रोफाइल कराई जाती है, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है T3, एक होता है T4 और एक होता है TSH। T3 और T4 थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर मात्रा हमारे ब्लड में पाई जाती है। इसके अलावा TSH, जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, इसलिए इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलकर हमारे ब्लड में होता हुआ थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए जाना जाता है। जब हमको हाइपोथायराइडिज्म होता है तो TSH की मात्रा बढ़ती है, T3, T4 की मात्रा कम होती है, और जब हमको हाइपरथायराइडिज्म होता है तो T3, T4 की मात्रा बढ़ जाती है और TSH कम हो जाता है। इसका मतलब TSH का बढ़ना हाइपोथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है और TSH का कम होना हाइपरथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है। सिमिलरली T3, T4 का कम होना हाइपोथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है और T3, T4 का बढ़ना हाइपरथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है। इसका मतलब आपको अकेले TSH या अकेले T3, T4 से ये डायग्नोज नहीं करना है कि पेशेंट को हाइपो है या हाइपर है। इन दोनों को साथ में मिलाकर ये देखना है कि पेशेंट की बॉडी में क्या चल रहा है। जब किसी को T3, T4 के कम होने के साथ साथ TSH ज़्यादा होगा, वो हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहा है। अगर किसी को T3, T4 की अधिकता के साथ TSH कम हो रहा है तो वो हाइपरथायराइडिज्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई भी थायराइड डिसऑर्डर का पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसके अंदर ये देखिए कि वो हाइपोथायराइडिज्म को बिलोंग कर रहा है या हाइपरथायराइडिज्म को बिलोंग कर रहा है। एक बार आपने ये डायग्नोस कर लिया तो फिर दूसरी जांच और क्या करानी है हमको, वो मैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज बताऊंगा। पहली कैटेगरी है हाइपोथायराइडिज्म की। अगर आपने अपने पेशेंट को ये डायग्नोस कर लिया कि मरीज को हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसकी नेक्स्ट जांच आपको क्या करानी है, दैट इज NT-TPO।
एंटी थायरोपेरोक्सीडेज। इस जांच के अंदर हम एंटीबॉडीज को फाइंड आउट करते हैं अगेंस्ट दी थायराइड पेरोक्सीडेज। अब ये थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या होता है दोस्तों? थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम एक एंजाइम है जो थायराइड ग्लैंड में T3 T4 बनाने में मदद करता है। अगर किसी पेशेंट में एंटी TPO पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी में या जो सस्पेक्टेड पेशेंट है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट दी थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। और अगर ये एंजाइम उन एंटीबॉडीज के द्वारा तोड़ दिया जाएगा तो T3 T4 नहीं बनेंगे। तो अगर किसी को एंटी TPO पॉजिटिव है, इट मींस एंटीबॉडीज जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, इसलिए T3 T4 नहीं बन रहा है और TSH बढ़ गया है। तो ये इस बीमारी को हम, जो कि आज सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसको हाशीमोटोस थायराइडाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होता है और ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। ज्यादातर आप एलोपैथिक फिजिशियंस को देखेंगे, इसमें थायरोक्सिन चलाना चालू कर देते हैं, जो कि एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन होता है, जिसकी वजह से TSH, चूंकि आप बाहर से जब थायराइड हार्मोन देने लग जाओगे तो TSH नॉर्मल हो जाएगा, और जैसे ही आप गोली छोड़ोगे तो TSH अगेन बढ़ जाएगा। मतलब उसका परमानेंट क्योर नहीं बताते और फिर वो बराबर चलता रहता है हाइपोथायराइडिज्म का इलाज। इसके अलावा कई बार ये देखा जाता है कि कुछ गोइटरोजेंस के खाने के कारण भी आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, खास करके सोयाबीन, पीनट्स इनके खाने से, ठीक है, पत्ता गोभी खाने से, कुछ या जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं वो ये थायराइड की एक्टिविटीज़ को कम करती हैं और हमको हाइपोथायराइडिज्म की तरफ ले जाती हैं। तो आप ये भी देख लीजिए कि मरीज को हाइपोथायराइडिज्म है तो साथ में ये चीज़ें तो नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले थायराइड प्रोफाइल करानी है, फिर एंटी TPO कराना है अगर उसको हाइपोथायराइडिज्म है तो, और गोइटरोजेंस देखने हैं कि कहीं गोइटरोजेंस तो उसके खाने में ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम लग रहे हैं, आपने थायराइड प्रोफाइल कराई जिसमें T3 T4 ज़्यादा है और TSH कम आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है। अब ऐसे में हम क्या जांचें कराएं? तो ऐसे में जो हमारी जांच है इसमें हम क्या कराएंगे? इसमें हम कराएंगे लाट्स मतलब लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर। दोस्तों ये भी एक प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं। ये एंटीबॉडीज ब्लड में बनने के बाद थायराइड को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे TSH स्टिमुलेट करता है उसी तरीके से। इन एंटीबॉडी के स्टिमुलेशन के कारण थायराइड ज़्यादा वर्क करने लगती है और थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनाने लगती है। इस वजह से TSH कम होता है और इस बीमारी को हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें भी जो एलोपैथ्स होते हैं वो एंटी थायराइड ड्रग्स चलाते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो थायराइड की एक्टिविटी को कम करती है। ठीक है, साथ में फिर वो स्टीरॉयड भी देते हैं चूंकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, ज़्यादातर लोग परमानेंट क्योर नहीं कर पाते, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया, सबसे ज़्यादा जो थायराइड डिसऑर्डर आज मिल रहे हैं वो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के फॉर्म में मिल रहे हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको क्या जांचें करानी है, और अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो क्या जांचें करानी है, वो दोनों मैंने आपको अलग अलग बताए। अब एक और जांच हमको करानी पड़ सकती है अगर पेशेंट को हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ निगलने में दिक्कत हो रही है या उसको स्वेलिंग नेक पर महसूस हो रही है। इसका मतलब हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के साथ साथ पेशेंट को गोइटर भी है।
इसको डायग्नोस करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लिखना पड़ता है हाई रिजोल्यूशन सोनोग्राफी, HRSG, हाई रिजोल्यूशन सोनोग्राफी। इसके अंदर वो ये देखते हैं कि नेक में जो थायराइड ग्लैंड है उसकी इनलार्जमेंट तो नहीं हो गई है। अगर वो इनलार्ज हो गई है तो उसको हम गोइटर कहते हैं। कभी कभी अगर हमको जब ये शक होता है कि ये जो थायराइड का इनलार्जमेंट है ये कहीं नियोप्लास्टिक तो नहीं है, ये कहीं किसी ट्यूमर की वजह से तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, तो फिर नेक्स्ट जांच जो हम कराएंगे वो कराएंगे थायराइड बायोप्सी, जिसमें ये पता पड़ेगा कि थायराइड की कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैं अभी इसको एक सीरियल वाइज आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, जिसके लिए आपको थायराइड प्रोफाइल करानी है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो एनटीटीपीओ कराना है, अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो लाट्स की जांच करानी है। इसके अलावा दोनों में ही गोइटर को फाइंड आउट करने के लिए हाई रिजोल्यूशन सोनोग्राफी करानी है नेक की, जिसमें आपको थायराइड इनलार्जमेंट पता पड़ेगा। और अगर थायराइड इनलार्जमेंट है तो आपको, अगर ये शक है कि पेशेंट को मैलिग्नेंसी तो नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम थायराइड की बायोप्सी भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं जांचें थायराइड डिसऑर्डर्स की। आशा करता हूं आपको मेरे इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। सभी लोगों को मेरा ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।